हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनसे मैं पहली दफा मिला था 31 जुलाई 2023 के दिन, जिस दिन मैं ओरिएंटेशन की क्लास लेने गया और मेरे सामने एक सर बैठे थे। मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट ने आज कोई ऑब्जर्वर भेज दिया है और मैंने इनसे पहले इनिशियली कुछ बात भी की, लेकिन जब एक पॉइंट आता है जब हम ब्रेक देते हैं पानी पीने के लिए बच्चों को, तो उस टाइम पे मैं इनके पास गया और मैंने इनसे पूछा कि सर आप हैं कौन। फिर उन्होंने एक अखबार की कटिंग दिखाई और उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति जिसने 69 साल की उम्र में सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है। वो जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे मन में हमेशा से ये मतलब मैं चाहता था कि इनका जो नाम है उसके आगे सीए लग जाए। और ये हैं ताराचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने 71 साल की उम्र में 71, हम लोग शुरुआत करते हैं 1717 से, ठीक है। और इन्होंने जो है पूरी गणित को पलट के रख दिया है 7171 में। ताराचंद जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है भारतवर्ष का, और दुनिया में भी बहुत बोलबाला है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वो डिग्री हासिल करी है ताराचंद अग्रवाल जी ने। सर वेलकम मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आपसे इतने दिनों बाद बात करके। और जब सर आए तो मैंने इनका कहा कि मैं आपके नाम के आगे सीए लगा देता हूँ, तो हाउ एथिकल ही इज। इन्होंने कहा कि सर अभी तक मैंने मेंबरशिप नहीं लिया है। सो ये चीजें होती है ना जो एक इंसान को सीजन्ड बनाती हैं, उसे और प्रोफेशनल बनाती हैं। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, वेलकम, आपका स्वागत है और आपको बहुत 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 लाखों लख लख बधाइयां, मुबारकां। आपने इस कोर्स को अचीव किया है एंड आप वेलकम टू द क्लब सर। सर पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे नाम के आगे सीए लगाने की कोशिश की। और सर एथिकल पे एक बात मैं आपको और याद हूँ जो उस क्लास के टाइम में थी कि आपने मेरे को कहा कि मैं रिंग दे देता हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लो। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं मोड पे होगा मेरा फोन, मेरे को पहले फोन तो ऑन कर लीजिए। तो आपने कहा यार दूसरे स्टूडेंट्स को कहा कि आप एथिक्स इनके सीख लो। तो मैं एक बैंकर था और एथिक्स तो मेरे खून में बस गया कि हमें सिक्रेसी रखना है, हमें सीनियर्स को ओबे करना है। तो सर उस दिन आप मेरे गुरुजी थे, अब सीनियर्स में आपको मैं कहूंगा कि सीनियर है मेरे। तो आप मेरे सीनियर हैं, आपका गाइडेंस मेरे को चाहिएगा। पर एथिक्स की पालना तो करनी चाहिए, देखो सीधी सी बात है। और उस दिन की एक बात और कह दूं, मैंने एक शब्द कहा था आपसे साझा करने में, मेरे को अब कोई परेशानी नहीं होती कि ऑडिट का ज्यादा काम तो हम ही निपटाते हैं। तो आपने कहा नहीं 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 एथिकल एथिक्स लग जाएंगे। तो मैंने कहा सर मैंने काम निपटाने का कहा है कि काम हम निपटाते हैं, तो रिव्यू तो फाइनल सीए जी करते थे सर। तो एक तो ये याददाश्त रखने की लोगों को करना पड़ेगा कि क्लास ले ली भूल जाएंगे। तो मैंने जीएमसीएस में रखा, उसको भी मैंने अभी याद है मेरे को, सब सब लोग याद है। हालांकि मेरे पास रिकॉर्ड वगैरह मैं नहीं रखता कि ये फोटोज रख ली, ये मेरे डिलीट विलीट हो जाती हैं, और मेरा फोन भी वो गुम हो गया। तो वो फोटो जो जो जीएमसीएस की थी वो डिलीट हो गई। पर वो एक मन में मेरी अमिट छाप है कि किन लोगों से मेरी क्या बात हुई। वीरचंद सर भी आए, वाह। उनसे भी मेरी बात हुई, आपकी बात भी हुई। तो मैं उन चीजों को याद रखता हूँ। अगर बच्चे भी इन चीजों को याद रखना चालू कर देना कि जो कोचिंग लेते हैं कि कोचिंग में मेरे को क्या पढ़ाया, तो उसमें कोचिंग में भी कुछ इंसिडेंट आते होंगे जिन पलों को याद रखना सब्जेक्ट को क्लियर करने में मदद करेगा। और लकीली अनलकीली मैंने किसी से कोचिंग नहीं लिया, सही बात तो ये है कि मैंने तो अच्छा। किताबों के गुरु ना। हाँ, मैंने हाँ, किताबों को उस टाइम गुरु भी माना। आपने, उस टाइम भी इंटरमीडिएट में आपने बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी किया था सारा। हाँ, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी से किया। मैंने, आप ये मानेंगे कि अभी मैंने जो खर्चा किया इंस्टीट्यूट की फीस के अलावा, वो खर्चा मात्र 2100 रुपए की है, वो है 2100 रुपए खर्चा उसके अलावा की है। क्योंकि अब क्या आईडीटी और डीटी के मैंने क्वेश्चन बैंक मतलब ऑनलाइन वो मैंने वो मेरी पोती को कहा बेटा तो नई क्वेश्चन बैंक दे दो, क्योंकि इसमें अब चेंजेस आ गए, लॉ चेंज हो गए। तो पोती कहती मैंने तो अभी मंगाई नहीं, कि मैं तो अभी लेट मंगाऊंगी। तो मैं क्या बेटा मेरे लिए मंगा दे तूने। तो वो भी मेरे नाम से खर्चा नहीं हुआ है, वो भी पोती के नाम से खर्चा हुआ है। उसने मेरे को 2 क्वेश्चन बैंक और 2 नए कॉन्सेप्ट बुक मंगा के दिए। मैंने इसके अलावा मैंने कोई बाहर की किताब नहीं पढ़ी। क्वेश्चन बैंक उनके यूज किए बच्चों के। और क्वेश्चन बैंक में मैंने पाया कि क्वेश्चन बैंक में जो ये कहते हैं कोचिंग वाले कि मैंने वो कर दिया वो कर दिया, वो कुछ नहीं मिला। तो उसमें से चाहे तो वो आरटीपी के क्वेश्चन थे, चाहे पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, और चाहे मॉड्यूल के क्वेश्चन है,
तो उनका सेल्फ की तरफ से कोई तैयारी का कोई कुछ नहीं है, सब पिकअप किया हुआ है इंस्टीट्यूट के यहाँ से, सारा कुछ हाँ सर, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बिल्कुल है। सर ने आज ना मतलब ये जो बात बोली है ना सर, जो आज धुलाई हुई है ना मतलब जोरदार वाली, कि ये क्लेम्स जो करते हैं सारे कोचिंग वाले कि हमारी बुक से आ गया ये आ गया, बिल्कुल सही एनालिसिस इन्होंने किया है। और सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर अब आपको कोई नहीं रोकेगा, अब आपके नाम के आगे जल्दी से बहुत जल्दी सीए लग जाएगा। और सर को इतनी सारी बातें याद है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है सर से मिलकर के, और मैं जरूर जयपुर में हूं तो मैं सर से जरूर मिलने जाऊंगा, और सर से मिल के जरूर मिल करके भी आऊंगा। और हमने आज ये वीडियो बहुत ऐसे ही जल्दी जल्दी प्लान किया है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तैयारी के दौरान आपने कोई कोचिंग नहीं ली, आपने जैसा बताया, ऐसे कभी आपको लगा कि, क्योंकि ये तैयारी बच्चे भी करते हैं और आपने इतनी उम्र में बाद में रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी जर्नी को शुरू किया, राइट? तो मैं जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगने लग जाता है कि बहुत टफ है, अब नहीं होगा, उनके लिए क्या आप मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं सर इस मंच से? मैं पहले तो वो उन बाधाओं को बताता हूँ जो मेरे साथ आई। 2024 में मेरे ओके। कुछ बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, उसे मेरे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और उसके साथ साथ मेरे पहले लेफ्ट साइड का शोल्डर फ्रोजन हो गया, और फिर उसके बाद राइट साइड का हो गया। इसके बावजूद भी मैंने अटेम्प्ट दिए 24 वाले, फेल हो गया तो कोई बात नहीं। पर जब मैंने कहा कि लिख नहीं पाया पेपर में, और तो जब तक 100% पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक पास नहीं होंगे। तो अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था, जब मई 25 का देने लगा तो मैंने कहा अभी जनवरी में फेल होने का जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैंने देखा ये तो यार बेइज्जती हो रही है तेरी, तू यार कर, पास कर। मैंने अपने आप को कहा, मैंने उससे अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, कि अब मेरे से हो नहीं रही है, ये मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा यार अब के तो पक्का ही करना है, तो ताराचंद कर ले कर ले कर ले यार, नहीं तो लोग क्या हंसेंगे तेरे पर। मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया फेलियर को। और उसके बाद मैंने कहा यार लिखा नहीं गया, फेल होने का कारण अपना ये रहा कि अपने को आता नहीं था, ये नहीं था कारण। कारण ये था कि क्योंकि सर मैं बताऊंगा आपको, जो मैं ऑनलाइन वो दे के आया, 2 पेपर देने थे आपको, अब तो नाम भी मैं पूरा याद हाँ नहीं हाँ, रखना चाहता, सेट सेट ए और सेट बी क्वेश्चन का वाले। और ला का। और आप ये हाँ। मानेंगे कि वो पेपर मैंने दिल्ली में था उस समय, तो मैंने दिल्ली में का सेंटर ले लिया, वो बेटे के देखभाल के लिए दिल्ली में था। तो आप ये मानेंगे सीएपीएम जो वो एग्जाम थे, उसमें मेरे वो सब बच्चे, वो एक सेंटर था भला सा, तो उस सेंटर में वो बच्चे कोई कहे मेरे देखो मेरे मेरे इतने आगे, मेरे इतने आगे। तो मैंने खड़ा होके कहा भाई कोई मेरा भी तो स्कोर कार्ड देख लो आके। एग्जैक्टली अच्छा, ये हुआ। कितने आए थे सर? 78 आए थे सर उसमें कॉस्टिंग में। तो मैंने कहा जोरदार। भैया ये स्कोर कार्ड वेरी मेरा भी गुड। देख लो, मैं जवानी बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं। कहते सर कितने आगे यार, हाँ। मैं क्या 70 वाला शोर मचाई जा रहे, मेरे 70 आगे 70 आगे। यहाँ तो अंकल के तो 76 है। 76 है नाइस अंकल नाइस। के तो भाई। तो नाउ। फिर अगले हफ्ते गए तो वो ला का पेपर देने गए। तो मैंने कहा भाई वो स्कोर हुए, मैं कि यार 60 तो आ गए, इससे ज्यादा तो मैं उम्मीद भी नहीं करता था। तो आप ये मानो कि उनमें तो देखो आप मानो कि क्योंकि उन्हें लिखना नहीं था। हाँ, उसमें लिखना और नहीं था, उसमें राइट। उसमें ये फिर इसमें ये था कि ये जुड़ने नहीं है मेरिट में, या इसमें जुड़ने हाँ। नहीं है। तो इसलिए मैंने देखा कि यार 60 नंबर तो आ जाएंगे। अभी उसके बाद मैंने लामे दिमाग लगाना भी, मैं कि यार क्यों दिमाग को परेशान कर रहे हैं। तो अगर मैं उसमें और करता, कुछ क्वेश्चन और करता तो और आ जाते हैं सर। तो ये बच्चों, ये लिखने वाले के कारण मैं फेल हुआ, मतलब उसके कारण नहीं हुआ। तो फिर मैंने आके देखा कि मैंने जनवरी 25 में उस दिन ठान ठान लिया, मैंने बेटे को कहा बड़े बड़े रजिस्टर ला। तो फिर मैंने देखा कि किताबें कापियां पढ़ी हैं, मैंने वो रैक खोला तो उसमें देखा कि बच्चों की सीडी की कापियां पढ़ी हैं। मैं क्या मत लाना यार, मैं तो इनमें लिख लूंगा। तो मैंने लगातार 4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस की, कि 4 घंटे यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करूंगा, हाथ दुखने लग जाएगा तो भी लिखता रहूंगा, तो मैं पेपर पूरा कर पाऊंगा। तो मैंने वो सारी कापियां खत्म कर बहुत दी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। मजेदार बात यह कि मेरे को लगा कि शायद मेरा मीडियम के कारण होगा। तो मैंने क्या किया, इनके, ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी से कोई देखेगा तो साला पागल है कहेगा मेरे को। तो मैंने नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट के करो सर। हिंदी वाले मॉड्यूल खोले, और पहले मैंने इसको कहा हिंदी वाले मॉड्यूल प्रिंट करा के ला दे। तो मैंने कहा यार नहीं रहने दे, मैं इनकी कॉपी कर लूंगा, हाथ से लिख लूंगा। तो मैंने ऑडिट का और एएफएम का पूरा, क्योंकि थ्योरी उनमें ज्यादा आती थी, उसके पूरे मॉड्यूल की नकल हिंदी में कॉपियों में करनी चालू कर ली। क्या तो बात है, सीरियसली, वाओ। है
बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब लिटरली ये पता है, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, आजकल जितने भी हमारे बच्चे हैं जिनको हम जेन जी बोलते हैं, ठीक है, जनरेशन जी, तो ये जितने भी जेन जी है ना, ये लोग लिखने पे विश्वास नहीं करते सर, इनको लगता है सब कुछ ऑनलाइन है, पढ़ लो, ठीक है। और यहां से सर मैं सभी बच्चों को, जो लोग देख रहे हैं, और अगर बच्चों के मम्मी पापा देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ सर, लिखना कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। राइटिंग प्रैक्टिस इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि सर्कस ये बनना, ये वापस से एक बार प्रूव कर देता है कि सीए एग्जाम कितना सेक्युलर एग्जाम है। यहाँ पे ये आपकी एज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आपका लैंग्वेज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इट इज द मोस्ट लाइक, मतलब ये सबसे नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एग्जाम है, राइट। और सर कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, मतलब द वे, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, बच्चे बोलते हैं हमने बहुत मेहनत की, कैन यू सी द हार्ड वर्क दिस मैन हैज पुट इन इन बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको सीखना है सर दिस, आप सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग फंसे हुए हैं 3-3 4-4 अटेम्प्ट से, एंड दे हैव नो रीजन, लाइक मतलब उनके पास कोई रीजन नहीं है, यार मैं इस बार ये कर रहा था, यार मैं इस बार वो कर रहा था। सर नाउ आई डोंट थिंक देयर हैज टू बी अ रीजन, सर हैज गिवन यू एवरी रीजन टू स्टडी, सिट स्टडी, चक एवरीथिंग ऑफ, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है। मतलब सी हिज स्पिरिट, क्या बोल रहे हैं वो, मुझे करना है ताराचंद, तुझे करना है, लाइक व्हाट इज द माइंडसेट, सारा का सारा गेम माइंडसेट का है सर। हैट्स ऑफ सर, मतलब मेरे को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, मेरे को मतलब मैं पसीने से तरबतर हो गया, मतलब इतना इतना कॉन्फिडेंस, माय गॉड। सर सर मेरी बात सुनिए, मैं ये चैनल्स के साथ ये सब साझा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका फॉर्मल इंटरव्यू था कि वो अपना क्या है, उनको तो अपनी टीआरपी के हिसाब से दिखाना है, क्योंकि नहीं सर, हम हमें आपस कोई में बात टीआरपी नहीं चाहिए, हम नहीं नहीं, बच्चों के साथ। हम सर आपस में बात कर रहे हैं स्टूडेंट के फायदे के लिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल कि सही। जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। आज मैं मेरे को रिव्यू कर रहा था, मेरी मार्कशीट को रिव्यू कर रहा था, मेरे स्टडी के जो स्टडी का जो किया हुआ था, मैंने स्टडी किया। तो सर 1 मिनट देंगे, आधा मिनट इंतजार करें, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस का मेरा यहाँ खोलना चाह रहा हूँ। देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस खोल रहा हूँ मैं इस पे, जो मैंने की बीएस हाँ हाँ, पोर्टल पे। तो अभी आप बोर्ड ऑफ उसमें स्टडीज, देखिए। बोर्ड ऑफ स्टडीज हाँ पोर्टल पे, बोर्ड ऑफ स्टडी। हाँ, तो हाँ उसमें मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो उसका रिजल्ट पे मेरे पे इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। कि अभी मैं यहाँ देख के बताऊंगा आपको कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो उस पे किया मैंने, ये खुल रहा है सर, 1 सेकंड में सर। उसमें मैंने देखा, आज मैंने देखा कि जो इसकी प्रैक्टिस थी, एमसीक्यू प्रैक्टिस थी और उसके सिनेरियो प्रैक्टिस थी, एएफएम में मैंने 200% करी, तो उसका मेरा नंबर कितने आए, मेरे 78 नंबर है सर एएफएम में। ओके। और मैंने ऑडिट में करी 80%, यानी कि 100% भी नहीं करी, जबकि मेरे को लगता था कि ऑडिट खराब है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। तो उसमें मेरे 40 नंबर हैं सर। आप ये माने कि अगर मैं उसका पूरा यूज किया होता तो ऑडिट में मेरे नंबर और ज्यादा होते। कि मैंने उसको सीरियसली बिल्कुल एमसीक्यू को बीएस पोर्टल पे नहीं किया, बीएस पोर्टल पे मैंने जिस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा किया एमसीक्यू प्रैक्टिस का, मेरे उसी उसी का इम्प्रूवमेंट हुआ। उसका 50% नंबर है सर मेरे, देखो एग्जैक्टली कि मैंने वाह, उसको 160% किया, तो मेरे उसमें 78 नंबर हैं एएफएम में। वेरी नाइस वेरी नाइस, हाँ हाँ समझ तो गया मैं। मैं यही कह रहा था कि स्टडी करें, यहाँ इसमें पूरा मटेरियल है, पूरे मटेरियल के बिना नहीं होगा। और मैं तो यहाँ से चालू करता हूँ बिफोर भी वीगन, वो वहां बच्चे वो कहते हैं ये फालतू 2 पन्ने पढ़ने हैं। अरे 2 पन्ने पढ़ोगे, कुछ अच्छा सीखोगे, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, आपको सब्जेक्ट में करना क्या है। अच्छा मैं तो एक बात मानता हूँ सर, मैंने अभी अभी जब फाइनल फेल हुआ तो उसके बाद में कि मेरे को लगा कितना सारा पढ़ कैसे पाऊंगा, तो मैंने स्टडी प्लान हाँ किया कि मैंने अभी अपने आप को फिर मैं 10वीं क्लास में ले गया। कि 10वीं क्लास में गुरुजी पहले खड़ा कर देते थे, किताब पढ़ो पूरी, फिर गुरुजी समझाते थे। तो हाँ, मैंने कहा ये मॉड्यूल दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। तो मेरे को लगा कि ये पोर्शन जरूर दोबारा दोबारा पढ़ना है। मैंने वो पोर्शन को दोबारा उसकी थ्योरी पढ़ी, फिर उसको मैंने देखा कि इसको प्रैक्टिकल मेरे को एग्जाम्पल करने हैं, इसके इसके जो है वो करने हैं, मैंने दोबारा से सारा सारा करा। तो इसमें मेरे को 10 से 12 घंटे लगे शायद, कभी किसी दिन तो अगर वो पागलपन चढ़ गया तो 14 घंटे भी बैठा रहूंगा। आखिर मेरी छोटी बहू आती है मेरे को, कहती अब तो सो जाओ दादू, अब तो सो जाओ, पास हो जाओगे। अब दूध ला के रख देती, दूध पियो सो जाओ, और वो मेरे पे कपड़ा और उड़ा देती मेरे को, अब सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लेना। तो ये जब तक आप पागलपन नहीं दिखाएंगे ना, वो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, वो सर उसको मैं कहता हूँ कि
वो लगना तो उससे पड़ेगा सर, पागलपन से लगना पड़ेगा अगर आपको सीए पास करनी है तो। पैसे लगाने से नहीं होगा, आप बढ़िया से बढ़िया ट्यूटर से ले लो, आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद रिटन प्रैक्टिस नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर सोचोगे कि मेरे को सब आता है, तो वहां लिखने में हाथ पांव फूल जाएंगे आपके। और सबसे बड़ी बात है कि अब के इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बढ़िया काम किया, मॉडल पेपर दिए सर, एमटीपी आरटीपी के अलावा, मेरे ख्याल पहले नहीं आए थे। हम्म, अब के छह छह हाँ थे, हाँ, छह पेपर थे सबके, एएफएम के मॉक 10 थे। टेस्ट पेपर। हाँ नहीं, हाँ, मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट नहीं सर, पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे सर। मॉडल टेस्ट पेपर, ओके, राइट। हाँ, और एएफएम के 10 दिए थे साहब, मैंने वो सारे के सारे करे हैं। और कैसे करे हैं मैंने उसके लिए मेरे रूम को समझ लिया कि एग्जामिनेशन सेंटर है, ओके, और उस पेपर को मेरे को 2 से 5 में करना है। टाइम भी वही किया देखिए कि सर, जो पेपर का टाइम। ये जो ये जो छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हो ना सर, ये ही हाँ, एक स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम को क्रैक करने की। जो आपने नहीं वर्ड्स बोले, सर, डिटर्मिनेशन, या जिसे पागलपन कह लें, हम कुछ भी कह लें, और ये बिल्कुल सही चीज कह रहे हो आप। सर नहीं, मैंने टाइम जो चुना पेपर को करने का, 2 से 5। 2 से 5, और बिल्कुल मैंने सही। बच्चों को कह दिया कि इसके बीच में आप चक्कर मारते रहना, ऐसे नहीं है कि दादू पढ़ रहे नहीं आना। अरे एग्जामिनेशन हॉल का माहौल चाहिए ना, कि वो पास पास घूम रहे हैं, आपके इन्विजिलेटर घूम रहे हैं, कि आपकी कॉपी को भी देख रहे हैं। वो उसका भी स्ट्रेस होता है सर, एग्जामिनर आके आप वो इन्विजिलेटर आके आपके ऊपर खड़ा हो जाता है, उसका भी स्ट्रेस आता है बच्चे पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो सब वातावरण बनाया कि मेरे को पेपर ऐसे करने, मैंने मेरी पोती को भी अभी कहा था कल कि तू मेरे वाले स्टाइल से करना पेपर का, ये मॉडल पेपर करना, बैठ के करना। और सर मैंने नाइस। मॉडल पेपर का फिर आंसर मैंने खुद ही चेक किया, वैसे माहौल में करेंगे ना, तो फिर मैंने वो कट पेस्ट किया, और उसको बाद में मैंने कर लिया कि ये चीजें अपने को याद नहीं हुई। तो मैंने अच्छा, उनको क्या क्या कि उन चीजों का मैंने बाद में प्रिंट निकाल लिया, और शाम को सोते वक्त उन चीजों को पढ़ता कि आज ये 2 पेपर करे हैं, तो 2 पेपर का मैं शाम रात को उसको रख लेता, उसको पढ़ता, दूसरे दिन इशू है उसको पढ़ता। तो मेरे मेरे को वो पन्ने मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। तो मेरे को पोती बोली, ये दादू ये क्या कर रखा है, ये क्या है? मैं कहा बेटा, ये जो पेपर है ना, पेपर, ये वो पेपर है जो मई 25, ये जो आने वाला पेपर है ना, ये वो पेपर है, ये पेपर मैं उस दिन दोबारा पढ़ूंगा। वो पढ़ने मैंने उस दिन सुबह सुबह पढ़ के गया। और मैं बताऊंगा आपको कि वो सालासर बालाजी की कृपा हुई, उनमें से बहुत सारा मेरे को पेपर में देखने को मिला कि वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, कि मैंने जो जो उन पन्नों में से आया, उन पन्नों में से मेरे को हर पेपर में 40 से 50 नंबर का मिला, कि उस पेपर में है 40 से 50 नंबर का, जो मेरे पेपर वो जो कट पेस्ट करके बहुत। मैंने प्रिंट निकाल के पढ़े थे। तो इसमें अगर कुछ करेंगे ना स्ट्रेटेजी बना के, तो वो हो जाता है। तो वो पन्ने मेरे पास अभी कल मैंने किसी को दिखाई थे, अब तो अभी देर रख दिया। मैं क्या, बच्चों को तो इंटरेस्ट रहता नहीं इन पन्नों में। वो पोती कहती है, मैंने कहा ऐसे करना, कहती है दादू मैं तो मेरे स्टाइल से पढ़ूंगी। पर मैंने तो मेरे स्टाइल हाँ, से पढ़ा। कल बिल्कुल। एक कोई सीए सर आए मतलब थे। मैं, हाँ जी, कौन से सर? नहीं, वो शायद केदावत सर हैं कोई, वो आए थे, उनको मैंने दिखाया, देखो यार बावलेपन की तरह मैंने हिंदी के भी नोट्स, हिंदी में भी कॉपी किया, अंग्रेजी में भी लिखा, और ये कट पेस्ट करा। वो कट पेस्ट मेरे तो सिस्टम में तो पड़े हैं, कि ये मेरे को आया नहीं, इसको कट पेस्ट किया, उसमें से फिर मैंने याद किया, जो याद नहीं हो उसको हाईलाइटर लगा के रखा कि ये याद नहीं हो रहा। और ये एफएम के बहुत जो ही, फार्मूले थे मेरे को याद नहीं हुए, उसके इतना, हाथ से लिख के रखे। तो इतनी इतना प्रेरणा करने के सर। बाद और में, ये बच्चे अगर इतना जितना कर, आप बता रहे हैं सर, इसका 50% भी अगर मेहनत कर लेना कोई बच्चा, डेफिनेटली क्लियर कर जाएगा। सर मेरे को याद नहीं रहता ना, मेरे को समझ आता है, मेरे को रटा नहीं जाता, इसलिए वो एक जो समस्या है ना, वो कीवर्ड याद करने वाली, वो ऑडिट में हाँ मेरे हाँ, को और इसके लिए तो मैं सर ये इंस्टीट्यूट से भी कहना चाहूंगा कि ये कीवर्ड वाला बताओ, कि हमें सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। हमें कोई रटना थोड़ी, हमें ऑडिट करना आना चाहिए, कि ऑडिट में क्या एथिक्स लगाना है, हमें क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड क्या कहता है, वो हमें समझ होनी चाहिए। यार स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टैंडर्ड अगर मैं रट लूं तो उससे तो काम नहीं होना हाँ। ना। स्टैंडर्ड कहता क्या, ये समझ आए, ये इस पे तो इंस्टीट्यूट को भी विचार करना चाहिए सर। ये कीवर्ड वाले नंबर देना तो मेरे को जचा नहीं। और इसका नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। और ये देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट जो है, सबसे बड़े स्टूडेंट ने आपके रख दिया है यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सामने। और हम डेफिनेटली हम सोचते हैं कि वाकई में ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले सब्जेक्ट है, इनको प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह पूछा जाए एग्जाम में, तो बड़ा अलग तरीके का मजा आएगा, और नहीं एग्जाम करने में भी सर, और उसको हमें इवेलुएट पता करने होना में भी। चाहिए कि एसक्यूसी वन कहता क्या है। एसक्यूसी वन जो कहता है ना,
वो उसकी भावना को हमें लागू करना है, उसको रटना नहीं है। वो पुराना, बहुत बढ़िया। मैंने जब इंटर करने के बाद में वो पढ़ा ना, मैंने पूछा ये किताब क्या थी, तो कहते ये तो फालतू है। अरे मेरी दोस्ती चार्टर्ड नहीं अकाउंटेंट है, तो वो बोली ये तो नन्नू, इसको ही तो सारे कहते हैं ये तो फालतू है, इसको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं तो इसको भी पढ़ लेता हूँ। तो उसको पढ़ा तो बहुत सारे मतलब उनकी समझ मेरे को जो टॉपर है ना बच्चा, ऑडिट की समझ उतना उतनी नहीं होगी कि जितनी मेरे को उसकी ऑडिट की समझ है कि ये स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, एथिक्स क्या कहते हैं। तो मेरे को हर एथिक्स का मेरे को क्लॉज याद नहीं है, पर मेरे को एथिक्स समझ है कि एथिक्स में इसमें अपने को क्या कहा, क्या हमें मानना है, क्या हमें क्या कहना है, क्या हमारा ये SQC1 कहता है, कोई भी स्टैंडर्ड क्या कहता है कि उसमें हमें कैसे लागू करना है, क्या करना चाहिए, वो मेरे को सब समझ है, पर मैं नहीं रट पाया, क्योंकि रटना तो अब इस उम्र में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं, ठीक बात है सर। और मतलब आप देखिए सर, कितनी जेनरिक वे में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। हम लोग टॉपर से भी बात करते हैं, और आज एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पढ़ाई को इतने साल पहले छोड़ दिया होगा, उसके बाद उन्होंने जॉब करी, फिर रिटायर हुए, रिटायरमेंट के भी कितने साल बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू करी। एंड यू सी दिस पर्सन माइंडसेट, इनका माइंडसेट देखिए सर। इन ताराचंद जी से जो सीखने की चीज है वो है एक माइंडसेट डेवलप करना। मतलब इतने रेजिलियंट इंसान मैंने नहीं मिला आज तक। सर मैं फिर से नतमस्तक हूं आपकी इस शिद्दत पे, आपके इस जुनून पे, आपकी इस मोहब्बत पे जो आपने इस कोर्स को दिखाई है, और पूरी दुनिया को साबित कर दिया आपने कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो उसके लिए उम्र जो है वो कोई मायना नहीं रखती। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बन के रहेंगे, ये मेरा मैसेज है सभी बच्चों को। सर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को अबाउट दिस कोर्स, कि उन्हें ये कोर्स को कैसे परसीव करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? और जीवन का एक मैसेज जो मुझे भी आपसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, जीवन देखा है, जो आजकल के बच्चों में आप कमियां देखते हैं, उसको लेकर के मैं आपसे चाहता हूं आप आखिरी अपना जो वर्डिक्ट है वो बताएं। और क्या आप हमें शिक्षा देना चाहते हैं, लेसन देना चाहते हैं लाइफ के लिए, वो बताएं सर। सर सबसे पहली बात है कि सबको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। शायद हो जाएगा, ये शायद नहीं होगा, शायद हो जाएगा, ये एक वो जो अपना मोटो है, या सुष्ठु जागृति, तो वो तो एक तो यस। वो उतारना पड़ेगा दिमाग में कि हमें सोते हुए भी अच्छा। इसको याद करना है। सोते हुए, वो मैंने अभी आपको बताया कि मैं उनको शाम को सोते हुए पढ़ता था, तो वो सोते हुए जब याद करते हैं ना, तो जब लेटे लेटे वो घूमता रहता है दिमाग में कि ये चीज मैंने पढ़ के सोया हूँ, तो वो चीज याद आ जाती है। तो इसका मतलब मैंने तो ये निकाला, आपने सुनाया था सर ये उस दिन पूरा मोटो हाँ। ब्रांच में उसमें, तो मेरे को उस दिन मैंने याद किया कि तब मेरे ने याद कर लिया था, या सुष्पेतु जागृति। वो मेरे से उच्चारण थोड़ा अजीब मोटी हो गई है बुढ़ापे के कारण, तो वो एग्जैक्टली नहीं निकल पाता, पर मेरे को मतलब हो गया। तो एक तो ये हो गया। एक भगवान ने ना, कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक जो उसका वो मेरा मूल मंत्र है, उसमें भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति फर्म माइंड के हैं, हम्म। द पर्सन विद द फर्म माइंड, वो अपना क्या है कि वो इरादों में पक्के होते हैं। जो फर्म माइंड के है ना, उनकी बुद्धि, वो हिंदी में कहें तो बुद्धि विभिन्न विविध विभिन्न बुद्धियों का स्वामी होता है, उसकी बुद्धियां भटकती रहती हैं। और जो एक बुद्धि वाले होते हैं, वो एक बुद्धि, उनका एक लक्ष्य होता है, वो उस बुद्धि को हाजिर, ये उस 47 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 47 में जिसमें यह अधिकार मेरा है, तो जो कर्म कर, उससे उससे ज्यादा है कि आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, आप एक बुद्धि तरफ स्थिर लगे, होनी आपका चाहिए, वाह वेरी गुड। एक लक्ष्य होना चाहिए। स्थिर बुद्धि व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, बच्चों को भटकाव नहीं चाहिए। अरे सब बच्चे देखते हैं, अरे अभी क्या हुआ, अभी मैं थोड़ा और समय चाहूंगा आपसे कि अभी 2 बच्चे मेरे पास आए परसों, हाँ। मेरे बेटे के पास काम कर चुके हैं, कि एक ने 2011 में एक फाइनल का एक ग्रुप किया हुआ है, और फर्स्ट ग्रुप किया हुआ है, दूसरे ने 2011 में फाइनल का सेकंड ग्रुप किया हुआ है। दोनों आए, दोनों की शक्ल, हमारे से तो हुआ नहीं अंकल, हमारे से तो हुआ नहीं। मैंने कहा, अभी करता क्या है? सर मेरे से तो होगा नहीं, मेरे से होगा नहीं। मैं क्या, तेरे से नहीं होगा? कहता क्यों? मैं कहा तू सोचता ही है पास कर लूं? अरे यार, ऐसे मुंह लटका के अगर बैठोगे। सर समय नहीं मिलता। मैंने कहा समय क्यों नहीं मिलता? सर क्लाइंट आ जाते हैं, तो क्या काम करते हैं भाई? कहता मेरे पास 7 अकाउंट्स हैं, और 40-50 मेरे पास GST के हैं, और मेरे पास
कुछ इनकम टैक्स की फाइलें एग्जैक्टली नंबर दोनों ने बताई है अपनी अपनी। तो मैंने कहा भैया 7 अकाउंट्स का काम करते हो, कितने दिन जाते हो? हफ्ते में 1 दिन जाते होंगे। कहता नहीं नहीं सर वो तो आते हैं। तो मैं क्या यार, फिर तो 7 अकाउंट्स के लिए तो 1 दिन का बहुत है। पर्याप्त में कितनी एंट्रियां होती होंगी? 1 दिन में कर दे, टैली में एंट्री ठोक दे 1 दिन में, बाकी 6 दिन बच गए। जीएसटी के लिए 3 दिन चाहिए महीने में, 40 अकाउंट है, 3 दिन में डाल दे। आईटीआर तेरे पास 500-400 होंगी तो यार आईटीआर तो 100 तो मैं भी डाल दूंगा आज। तू क्या सही क्या बात। करते हैं? तेरे पास सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है। कहता हाँ जीएसटी भी सॉफ्टवेयर से करते हैं, उससे करते हैं तो यार फिर कितना टाइम लगेगा? सीधा डाटा निकालो, तेरी टैली से उसमें डाल दे। तो कहता सही फिर ये बात। तो मैंने कर तो वो तो सर टाइम तो उसमें नहीं लगता, वो फ्री तो बैठा रहता हूँ, पर मन नहीं करता पढ़ने का। जब मन ही नहीं करता तो भाई पास कैसे हो गए? तो उन सही दोनों को बात। करके सर दोनों को मैंने हंसा के भेज दिया कि अब आप कर सकते हो। एक को कहा, मैंने कहा तू तो सितंबर वाला फॉर्म भर ले, दूसरे को कहा सितंबर वाला मत भरना, जनवरी वाला भर, क्योंकि तूने तो अभी पढ़ा अच्छा। ही नहीं दोबारा। सितंबर में फिर फेल हो जाएगा, हम्म। फिर भी तू मुंह लटका लेगा। तो भैया हाँ। तू जनवरी का फॉर्म भर देना, मेरी गारंटी है बीच में जब तेरा डिप्रेशन हो जाए तो मेरे से बात करना। तो मैं बच्चों से ये कहना वाह। चाहूंगा कि पहले तो विश्वास करो कि मैं इसको कर सकता हूँ। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तो आप पे दूसरा कौन विश्वास करेगा? विश्वास करो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। वो ऑल इज वेल वाली बात है ना, मैं कर सकता हूं, करो उसको। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इस मंत्र को। फिर दूसरी बात है कि हमारे वाले पुराने स्टाइल से एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, स्टडी मटेरियल तो रेफर करने ही पड़ेंगे, चाहे आपने कितनी कंसेप्ट बुक पढ़ ली, चाहे आपने कितनी वो सोल्व कर लिए। जब तक आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट का पता नहीं है कि कहां से कौन से पन्ने से कौन सा पूछे। आईबीएस में सर मैं बताऊं ना, जितना वो जो इनके थे ना वो बढ़िया बढ़िया चार्ट वाले, उनमें से कुछ नहीं मिला। इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट का मैंने लॉ का लेके गया था, और मेरे को ध्यान था कि मैंने इंस्टीट्यूट का लॉ का पढ़ा हुआ है पूरा। मैंने झट से निकाले, मेरे उसमें जो नंबर वो लॉ वाले ज्यादा बढ़िया हुए जो मैंने बिल्कुल उससे करे थे। और वो जो एएफएम और उसके थे वो तो मैंने बिना रेफर किए किए। पर लॉ का तो मैंने वो निकाला कि इस पन्ने पे यहाँ ये लिखा हुआ है, मैंने वहां से निकल के लिए सेक्शन भी लिखा, सब सेक्शन भी लिखा, उसका आगे पार्ट भी लिखा। तो मेरे ख्याल नाइस। उसमें 50। तो अमेजिंग। ये करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट के एक बार इनको, चाहे इसको उसकी नावल की तरह पढ़ लो, पर पढ़ना तो पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि इसकी। सर वो, बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, कि एफआर का मान लो कि आज वो आपको रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको बता देगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन कर दो। अरे यार वो क्यों स्टैंडर्ड बना क्यों है? स्टैंडर्ड का कहना क्या है? स्टैंडर्ड की भावना क्या है? वो तो आपको समझ आनी चाहिए ना। अगर आपको भावना समझ हो, अगर स्टैंडर्ड की भावना समझ आएगी तो आपको यार क्वेश्चन कहीं से दे दे आप समझ लोगे ना। आपको अगर स्टैंडर्ड की समझ होगी तो आप उसको फटक दे से कर लोगे। अगर आपने रटा हुआ है कि मेरे को तो ये तीन फिगर है, इनमें से ये फिगर उठा के यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अरे उसने पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया, केस स्टडी दे दी, एक ही आंसर देना है, नंबर नहीं मिलेंगे। और एमसीक्यू वाला पोर्शन अब ज्यादा डिफिकल्ट है रेदर देन आपका थ्योरी से। प्रैक्टिकल। अगर कोई सोचे कि 30 नंबर एमसीक्यू में लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक अगर वही 30 नंबर का अगर थ्योरी पेपर होता तो आपने कंसेप्ट लिखना था, उसमें आपको 2 में से आधा नंबर 1 नंबर मिल जाता। पर इसमें तो या तो 2 मिलेंगे या आपको 0 मिलेंगे। और आपका, बिल्कुल सही बात। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल इसी हिसाब से उसको फ्रेम करता है क्वेश्चन को, कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ही आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनको थोरो स्टडी करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि बच्चे नहीं करते हैं, और फेलियर का यही कारण है। और दूसरी बात की अभी तक तो गवर्नमेंट चाहती है कि रिजल्ट अच्छा निकले, इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि रिजल्ट अच्छा निकले, कि ये जो कहते हैं स्केलिंग कर दिया, वो कर दिया, मेरे नंबर काट लिए, मेरे को फेल कर दिया, मेरे को फेल कर दिया, ये सब अपना एक्सक्यूज है, ये नहीं चलेंगे। आप अपना अच्छे से तैयारी करो, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। मैं भी कह देता था यार स्केलिंग होगी, मैं फेल हो गया, पर मेरे को तो पता है ना मैं वास्तव में लिख के नहीं आया। अगर मैं 40, सही बात। अगर मैंने उनको कहा कि मेरा उस दिन पिछली बार वो ओपन बुक आईबीएस में मेरे नंबर आए 42। तो अच्छा। मेरे को कहते, मैंने कहा अभी पास नहीं होऊंगा। घर आके कह दिया, मैंने कहा आपके पास होना मुश्किल है बिल्कुल। मैंने उस दिन ही एडमिट कर लिया कि आपके पास नहीं होऊंगा, रिजल्ट देखो चाहे ना देखो। तो मेरे को कहते क्या हुआ? अरे मैंने कहा आईबीएस करके 50 नंबर का आया हूं तो मेरे 40 नंबर आएंगे। पर मेरे उसको 40 नंबर को कवर करने के लिए ना तो मेरा जीएसटी 10 नंबर की सपोर्ट करेगा, ना मेरे को इनकम टैक्स 10 नंबर की सपोर्ट करेगा। उसमें अपने अपने 50-50 नंबर आएंगे, उसमें 60-60 नंबर नहीं आएंगे।
पर आईबीएस के कारण फेल होऊंगा सेकंड ग्रुप, तो वो था। तो आप ये मानो कि मैंने 50 नंबर में से 40 नंबर लाया, मेरी क्वालिटी तो बढ़िया थी, पर नहीं था, पूरा पेपर नहीं किया। पूरा पेपर तभी कर पाएंगे जब लिखने की प्रैक्टिस होगी, इस कारण मैंने लिखने की प्रैक्टिस की। तो मैं तो पोती को भी मेरे समझाता हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस कर बेटा, लिखने की प्रैक्टिस कर, केवल क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। यही है मेरे बच्चों को कि आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं है कि कभी आपने एएफएम की किताब उठा ली, कभी आपने एफआर की किताब उठा ली। एक सब्जेक्ट का करो, कंसंट्रेशन से करो। और टाइम सबके पास उतना ही है, सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास 28 घंटे नहीं है। 24 घंटे में आपको टाइम मैनेज करना है कि आप अपना मैनेज करो। पहले पढ़ो, फिर उसको लिखो, फिर उसका आप टेस्ट पेपर करो। कि एक बार अपनी पूरा एफआर का आपने ग्रो थ्रू कर लो, उसके बाद पेपर उसको पेपर का उसके पेपर अटेम्प्ट करो, फिर उसको एक बार बंद करके रख दो। फिर 2 दिन पहले एग्जाम के लिए 1 दिन की हमें छुट्टी मिलती है, उसमें प्लान करो कि आप उसको कैसे रिवाइज करोगे। हमारे पास उसमें 36 घंटे का टाइम होता है सिर्फ। 36 घंटे में आप 12 घंटे सो के निकाल लो, 24 घंटे में आप अपना रिवाइज करो। और फिर नींद बाद में, जब आपका रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद में नींद लेना बढ़िया सी। बिल्कुल सही बात है सर। मैं सर बहुत इंस्पायर हुआ हूं, और मेरे को लगता है कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उसे दबा करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका एक अनफिनिश्ड ड्रीम रह गया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 5 अटेम्प्ट से 10 अटेम्प्ट से करके उन्होंने फिर छोड़ दिया। और मतलब आप मिसाल हैं सर उन सब लोगों के लिए, आप एक प्रेरणा हैं, आप एक वृक्ष हैं जिसका सहारा लेकर के अब लोग सोचेंगे कि हमें अब इस कोर्स को जरूर करना है। सर फिर से एक बार नतमस्तक हूं आपके जुनून को, आपके इस पागलपन को जो आप कहते हैं। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज, मतलब मेरे को आपने इतने खुले मन से सब कुछ चीजें बोली हैं जो कि बच्चों को शायद लगता है कि नहीं सही है, नहीं ठीक है। और बिल्कुल ठीक बात आपने बोली कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये विश्वास ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेहनत कर्म से ज्यादा। जो आपने कहा कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो स्थिर होना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है। सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने रिक्वेस्ट जो है मानी और आप आए। एक ही बार में सर का मेरे पास खुद फोन आ गया। आई फेल्ट सो हैप्पी। मतलब मेरे पे मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, आप जैसे जो मेरे टीचर रहे हैं उनका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। जो मैं अभी तो सर बहुत आगे जिंदगी में काम करना बाकी है, आपसे भी प्रेरणा लूंगा, मिलूंगा आपसे जरूर। और यही मेरा मैसेज है सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच। लाइट चली गई थी, रिकॉर्ड हम कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, अब वापस आई है लाइट। सो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच। आप आए और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई सर, बहुत सारी बधाई। मैं हमेशा एक अरे बात बोलता हूँ, धन्यवाद। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। सर से अगर आप कुछ जानना चाहें तो सर का डेफिनेटली सर कुछ ऐसा माध्यम हम सर को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे वो सर बात कर सकें बच्चों से। और नीचे अगर आप कुछ कमेंट करेंगे तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ जेन्युइन सवाल हैं तो उनके जवाब जरूर सर हमें देंगे। थैंक यू सर सो ऐसा मच सर, एक बस यही कहना एक चाहता ऐसा चैनल चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बच्चों का केवल मोटिवेशन के मैं कुछ वीडियो डालूं, हर हफ्ते डालूं, हूँ। शायद बिल्कुल ऐसा सर कुछ बिल्कुल। कर रहा हूँ सर कि मेरा कोई केवल भी उसमें सपोर्ट चाहिए हो, मैं उसमें आपके साथ हूँ उसमें सर, मैं आपके साथ हूँ। मैं स्टडी के बारे में बताऊंगा, न स्टडी के बारे में, केवल मोटिवेशन है कि इसमें क्या है कि कोई टिप्स हैं जो मेरे पास कोई स्पेसिफिक है, कि ना तो मैं उसमें कोई क्वेश्चन कराऊंगा कि इस पेपर को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस पेपर में आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में कोशिश करूंगा कि बताऊं, कि उससे सर किसी को अगर कोई मेरा कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए हो सर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जी सर। आपके तो उस दिन आपने सपोर्ट करा ना, तो मैंने तो देखो, मैंने हर चीज में जितने भी फैकल्टी आए उनसे सबसे कुछ ना कुछ मैंने लिया, और वो वाह। भी मेरे पास है। और अभी उसका नमूना मैंने आपको बता दिया कि आपने मेरे को 2 बातों में टोका था। एक तो आपने को कहा था कि एथिक्स के खिलाफ है। तो नहीं सर सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बातचीत सर करके बहुत आपका ये अच्छा लगा। वीडियो हेल्पफुल हो बच्चों के लिए, तो मैं भी यही अपने आप चाहता हूँ को सर मैं। धन्य समझूंगा कि आपने बच्चों तक पहुंचाने में किया, मदद किया। और मैं जल्दी एक कोशिश करूंगा कि एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दूं जिसमें बच्चों को मोटिवेशनल वीडियो, कि जो बच्चे डिप्रेस होते हैं, जो बच्चे अब आते हैं, वो मेरे से बात भी कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर डाल दूंगा, मेरे को कोई बच्चों से इंटरेक्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कि अभी मैं कम से कम अभी 15-20 बच्चों को मैं अभी मोटिवेट कर सकूंगा, और वो जब वो पास होके मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे ना,
तब मैं मानूंगा। उनको कहा भी अभी उसके पहले आपका कोई कोई खर्चा नहीं है, जिस दिन पास हो जाओ उस दिन, हालांकि डायबिटिक हूँ फिर भी मिठाई, आपकी मिठाई खा लूंगा, और उस मिठाई खाने की मेरे पास दवाई का काम करेगी कि अब बच्चा पास हो गया मेरे कहने से, और उससे बहुत मेरा मेरा भी ठीक होगा। तो आशा करता हूँ कि बच्चे इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। सचदेवा सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, क्लास में हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। फर्स्ट सेशन में ये इन्होंने मेरे को इंटरेक्शन में नहीं लिया, पर सेकंड सेशन जो हुआ उसका बीच में हमने वास्तव में उसको एंजॉय किया। इनसे हमारा बहुत, इन्होंने मेरे को मेरी उम्र का सम्मान दिया, पर ये मेरे सीनियर हैं तो सीनियर रहेंगे, सीनियर को मेरा सैल्यूट। मेरा सल्यूट सर आपके जुनून को, और मैं बच्चों को चाहता हूँ इसी जुनून के साथ आगे बढ़ें। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय।